स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज की क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानने वाले हैं, उसके बेसिक प्रोसीजर को बारे में जानने वाले हैं। यानी अगले 2-3 लेक्चर के अंदर जो कुछ होगा उसके बारे में आज एक फाउंडेशन रखी जाएगी, उसके बारे में आज सीखा जाएगा। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन याद दिला दूं, क्योंकि ये शब्द बार बार इस्तेमाल होने हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि ऑक्सीडेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, हम और भी प्रोसेस पढ़ेंगे, हर जगह इस बात को समझ लेना कि अगर ऑक्सीडेशन कहा है तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमसे रिडक्शन कहा है तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आपको समझ लेना होगा। अब ये आपको अच्छे से समझना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव एंड की तरफ चार्ज बढ़ता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो नेगेटिव एंड की तरफ चार्ज बढ़ता है। इसमें आपको प्रिसाइज होना होगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा इसमें बहुत आसानी से प्रिसाइज हो सकता है। और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल आउट किया, तो ये बना सोडियम प्लस Cl गिव्स यू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, रिडक्शन रिएक्शन भी है, और जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। नो डाउट 12th क्लास में आके ये कंसेप्ट बच्चे को क्लियर होते हैं, लेकिन हर बच्चा एक जैसे हिसाब से आगे नहीं बढ़ता, तो एक बार पिछली चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। नाउ द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे पूछते हैं कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन की आखिर कितनी टाइप हैं, कितने तरह की हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हैं बच्चों 2 तरह की। एक हैं जिन्हें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, और दूसरी हैं जिन्हें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेम कंटेनर। जब एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और उसी कंटेनर के अंदर रिडक्शन भी हो, उसे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान से, जब एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि एक कंटेनर लिया गया और उस कंटेनर के अंदर जिंक रॉड को रखा गया। ये है आपकी जिंक रॉड, इसे इस कंटेनर के अंदर रखा गया। इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को यहाँ पर कंसिडर किया गया। वैसे लिया, कॉपर सल्फेट लिया और इसमें जिंक को रख दिया, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे ही पड़ा रहने दिया। काफ़ी समय तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। जब ये सिस्टम ऐसे ही पड़ा रहा तो इसमें कुछ रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो नेचर में अपने आप होती हैं, वो रिएक्शन हुई। और वो रिएक्शन क्या हुई कि ये जिंक रॉड धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई। जिंक रॉड धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। सो वी कैन से जिंक स्टार्ट्स टू मेल्ट। ये यहाँ पर हुआ, ये धीरे धीरे यहाँ से डिज़ोल्व होना शुरू होगी। मेल्ट की बजाय डिज़ोल्व कहें तो वो ज़्यादा बेटर है। जिंक स्टार्ट्स टू डिज़ोल्व। हम मेल्ट की जगह डिज़ोल्व शब्द लिखते हैं, वो यहाँ पर बेटर रहेगा। जिंक डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। जिंक डिज़ोल्व हुआ, और उसके साथ साथ एक और काम हुआ कि यहाँ का जो सॉल्यूशन था उसका कलर फेड होने लगा। यानी ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट्स टू फेड, ब्लू कलर गेट्स फेड। ये जो पहले इतना डार्क ब्लू कलर था, ये धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया, और इस जिंक रॉड के ऊपर रेड कलर का कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। जिंक रॉड पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब देखो, तीनों चेंज को समझना। कॉपर स्टार्ट्स टू डिपॉजिट, यानी
यहाँ पर जिंक तो हुआ मेल्ट, जिंक तो हुआ डिसॉल्व, कॉपर हुआ डिपॉजिट, जिंक डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और सॉल्यूशन का कलर फेड हो रहा है। ये बातें यहाँ पर ऑब्जर्व की गई। अब साइंटिस्ट लोगों को लगा भाई कुछ तो हुआ है, आखिर ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। उन्होंने कई तरह के इन्वेस्टिगेशन करने शुरू किए, तो उनको मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर जो जिंक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आना शुरू हो गया। यानी जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहता है बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और जिंक आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन में धीरे धीरे जिंक आयन का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रॉड पे रह जाता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब सॉल्यूशन में है कॉपर आयन। देखो जिंक आयन तो सॉल्यूशन में आने शुरू हो गए, वो मैंने अभी बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और वो सॉल्यूशन में आने शुरू हो गए। लेकिन सॉल्यूशन में भी आपके पास कॉपर आयन प्रेजेंट है, कॉपर आयन प्रेजेंट है। अब कॉपर आयन क्या देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं। अब ज़रा रिएक्शन देखना, कॉपर आयन जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और रेड कलर का कॉपर सॉलिड वहाँ पे जमा होना शुरू होता है। यानी जिंक आयन सॉल्यूशन में आता है। अब इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिंक आयन सॉल्यूशन में आता है और कॉपर आयन इसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही कंटेनर में हो रहे हैं और इस वजह से इसको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई जाती है। अब एक बात आप आगे ट्रांजिशन एलिमेंट में भी पढ़ोगे कि सॉल्यूशन का ब्लू कलर कॉपर आयन की वजह से होता है और कॉपर आयन यहाँ से हट के इधर पहुँचते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा ये कॉपर आयन यहाँ इकट्ठा होते चले जाएंगे, यानी जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा। इस वजह से सॉल्यूशन का कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को याद रखें। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप किया तो जिंक डिसॉल्व क्यों हुआ, तो आपका जवाब होगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। कॉपर डिपॉजिट क्यों हुआ, आपका जवाब होगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन। सॉल्यूशन फेड क्यों हुआ, इट इज़ ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर आयन बाय द जिंक आयन। सॉल्यूशन यहाँ पर फेड हुआ। अब देखो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। जिंक प्लस कॉपर गिव्स यू जिंक प्लस 2 एंड कॉपर सॉलिड। ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगी। यानी यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस तो हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हो रही है। लेकिन इस तरह की केमिकल रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है उससे जितनी केमिकल एनर्जी है वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। जितनी भी केमिकल एनर्जी है वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी ये हीट एनर्जी बहुत मामूली होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी जो कि बहुत कम है और ये हीट एनर्जी इतनी भी नहीं है कि इसका कुछ इस्तेमाल किया जाए, यानी ये एनर्जी वेस्ट जा रही है। अब हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में क्या होता है
कि वहाँ पर जो हीट एनर्जी निकलती है उससे हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़्यादा हीट का निकलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर तो एक बहुत मामूली सी हीट निकलती है जो किसी भी काम की नहीं, जो टोटली वेस्टफुल होती है, जिसका हमारे लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। तो हम कहेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पर निकलने वाली हीट एनर्जी बहुत कम होती है और उसका हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जिंक मेटल एंड कॉपर आयन डिक्रीज होती है और हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। कॉम्पिटिटिव के लिए अपने इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। ये थी हमारी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है। ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन अगर हमने कहा तो इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम कंटेनर में। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब डिफरेंट कंटेनर में होते हैं तो इसे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब डिफरेंट कंटेनर में हो। अब ये टॉपिक पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने का है, इसको पूरी तरह से समझना, बहुत गौर से समझना। कई सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, हर चीज़ को बहुत गौर से अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत होगी। देखिए हमारे पास ये दो कंटेनर हैं। हमने पहले कंटेनर में जिंक रॉड को लिया, ये हमने यहाँ जिंक रॉड को लिया और इसे हमने डिप किया जिंक के ही सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन। लेट 1 मोलर सॉल्यूशन हमने ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेट हमने 1 मोलर ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड को, और उसे हमने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। लेट ये भी हमने 1 मोलर यहाँ पर लिया, 1 मोलर लिया, कितना भी लिया जा सकता है, हमने 1 मोलर इसे यहाँ पर कंसीडर किया ना। बहुत ध्यान से अब इस बात को समझना, ये जिंक इलेक्ट्रोड, वो कॉपर इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक कॉपर वायर के ज़रिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और एक मीटर लगा दिया जो करंट की डायरेक्शन और करंट भी हमें बता दे, ऐसा कोई मीटर हमने लगा दिया और इसे कॉपर वायर के थ्रू या कोई भी कंडक्टर वायर के थ्रू हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इस सारे सिस्टम को हमने थोड़ी देर तक पड़ा रहने दिया। हमने कहा अगर कुछ अपने आप रिएक्शन होती है तो हो जाए, जिसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। भाई कुछ भी अपने आप होता हो जाए। जब ये काफ़ी देर तक पड़ा रहा तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जिंक रॉड डिसॉल्व होना शुरू होती है, यानी जिंक रॉड धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होती है और वहाँ कॉपर रॉड पे रेड कलर का कॉपर धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। रेड कलर का कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होता है। प्रोसेस धीरे धीरे होता रहा, यहाँ से जिंक रॉड डिसॉल्व हुई और वहाँ कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हुआ। अब ये तो शुरुआत में ऑब्जर्व किया गया, ये प्रोसेस थोड़ी ही देर चला, लेकिन हुआ, यहाँ से जिंक डिसॉल्व हुई। अब साइंटिस्ट लोगों को था कि भाई आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है। तो देखिए कारण क्या निकला, कारण फिर वैसा ही कुछ निकला। कारण ये निकला कि यहाँ से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर के थ्रू ट्रेवल करते हैं और सॉल्यूशन में जिंक आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और यहाँ जिंक आयन इकट्ठे होना शुरू हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कॉपर के थ्रू, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर के थ्रू उस सॉल्यूशन में आते हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं। अब इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन भी हैं
सल्फेट आयन भी हैं, कॉपर और सल्फेट भी हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये कॉपर आयन तुरंत इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और इस तरह से कॉपर आयन वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया और जैसे जैसे समय बीता कॉपर आयन आते जाएंगे, वहां डिपॉजिट होते जाएंगे कॉपर की फॉर्म में, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे। यानी रिएक्शन को किस तरह से कहेंगे हम ये कहेंगे कि यहां पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर से वहां जाता है, जिंक आयन सॉल्यूशन में आते चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं, कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इस तरह से कॉपर सॉलिड में वहां पर डिपॉजिट होते हैं और ये हुआ हमारा रिडक्शन। एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन, एक कंटेनर में रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रहे हैं। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में होते हैं तो उसे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहा जाता है। तो पहले इस बात का मीनिंग समझ लेना कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें बतानी है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से पेशेंसली इस बात को समझना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्सटर्नल सर्किट में शुरू हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्सटर्नल सर्किट में शुरू होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी इस केस में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती थी जो कि बहुत कम थी, जिसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से हम उससे सेल बना सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं, किसी भी तरह से हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के कंपैरिजन में बेटर होती है, इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक ये समझो। तो कोई पूछे कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट, ये कहेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाम नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल के नाम से पहचानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल के नाम से इसको पहचाना जाता है। ये हम यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट अभी शुरू हुआ है। आगे बढ़िए, कुछ और बातों को सीखना है, सारी बातों को सीखेंगे एक साथ, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के। अब देखो, एनोड कौन है, कैथोड कौन है। लोअर क्लासेस में आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं, लेकिन ये कौन सी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है और केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। लेकिन यहां क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी दोनों में प्रोसेस उल्टा है। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ध्यान रखो, एनोड और कैथोड क्या होते हैं, अब इस बात को समझो। अब एक बात अच्छे से समझना, एनोड और कैथोड को उनके सिंबल और साइन के जरिए भूल जाओ। अब ये मत याद रखो कि एनोड में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कुछ और होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में कुछ और होगा। आप उन पे प्रेजेंट चार्जेस को भूल जाओ, उनके प्रोसेस को याद रखो।
एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन होता है। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? जिंक पे। तो मैं ये कहूंगा ये है एनोड, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो है कैथोड क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड और कैथोड को सबसे पहले तो आपने उस पे होने वाले प्रोसेस के ज़रिए याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। रट लो इस चीज़ को। अगर ये कंसेप्ट नहीं जानते थे तो नए कंसेप्ट को जानते हुए इसको याद करो। अब चार्जेस हम डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार जनरेट हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो एनोड पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। ध्यान से, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोसेस वहां ऑक्सीडेशन ही होता है। आगे बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे फोकस्ड हो जाओ कि एनोड वो है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ लगातार इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वहाँ जा रही है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज किस तरफ जाएगी? जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब आपको इस बात को अच्छे से याद रख लेना है, अपनी इंफॉर्मेशन को रीसेट कर लेना है कि एनोड और कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, ये हम बाद में बताएंगे। पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन है, वो एनोड है, कहाँ रिडक्शन है, वो कैथोड है, और फिर हम उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को डिटरमाइन करेंगे। अब मेरा सवाल आया आपसे, बताने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड पे होता है या कैथोड से एनोड पे? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होगा, ये भी याद रखना होगा। तो अभी तक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ये कंसेप्ट हो जाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में है। एनोड किसे कहते हैं? जिस पे ऑक्सीडेशन हो, और यहाँ सिंबल कौन सा? चार्ज कौन सा? नेगेटिव। कैथोड जिस पे रिडक्शन हो, चार्ज पॉजिटिव। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोलेटिक सेल। तीनों नाम याद रखने हैं। अब जब ये प्रोसेस होता रहेगा, अब थोड़े ध्यान से फिर आगे समझना, अब जब ये प्रोसेस होता रहेगा तो यहां पर लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। जिंक आयन लगातार यहां पर इकट्ठा होते रहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और एक कंडीशन आ भी सकती है ऐसी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। बाय चांस इलेक्ट्रॉन अगर वहां पहुंच भी गया तो वहां लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयन तो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सल्फेट आयन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव में रिपल्शन, और नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को वहां आने नहीं देगा। यानी जब ये सारा अरेंजमेंट काम करेगा और थोड़ी देर तक काम करता रहेगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, वहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटे और वहाँ से नेगेटिव चार्ज हटे। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हटाने के एक बढ़िया सा अच्छा सा मेथड क्या हो सकता है? भाई एक डिब्बा पानी यहाँ से लो, उसमें डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। ये एक डिब्बा पानी वहाँ से लो, इसमें डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। जब आप दो चार्ज लिक्विड को मिलाते हैं तो वहाँ पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये तो एक गलत काम हो जाएगा, ऐसे नहीं करना।
तो दूसरा क्या मेथड हो सकता है? दूसरा मेथड ये हो सकता है कि इसको न्यूट्रलाइज करो और उसको न्यूट्रलाइज करो, और इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एक हम यू शेप्ड ट्यूब लेते हैं, कांच की एक ट्यूब लेते हैं जो यू शेप्ड ट्यूब होती है, और इसको यहां पर उल्टा रखते हैं, इसको यहां पर उल्टा रखा जाता है। इसके अंदर अगर अगर और जिलेटिन, अगर अगर जिलेटिन जेल जैसा सब्सटेंस, जेल जैसा सब्सटेंस भरते हैं, यू शेप ट्यूब ली, जेल को भरा और उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे मैंने यहां पर KCl भर दिया, KCl का मतलब हुआ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जो अगर इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करे तो प्रेसिपिटेट ना दे, उसकी मोबिलिटी सेम हो, तो यहां पर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को, जो कि कांच की एक यू शेप्ड ट्यूब है, इसे नाम दिया जाता है, इसे सॉल्ट ब्रिज के नाम से पहचानते हैं, सॉल्ट ब्रिज इसको कहा जाता है। तो इस बात को समझना, सॉल्ट ब्रिज क्या है? इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब हैविंग अगर अगर और जिलेटिन इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। यहां पर काफी सारा KCl भरा हुआ है। अब हमने KCl को भरा, जिलेटिन में क्यों लिया? देखो, सोच के देखो भाई, कांच की एक ट्यूब लोगे, उसमें आप सॉल्ट डाल दो, उल्टा करोगे तो सारा सॉल्ट निकल जाएगा, सारा सॉल्ट निकल जाएगा। वो सॉल्ट को रोकने वाला कोई होना तो चाहिए, और उसको रोकने वाला कौन होता है? जिलेटिन और अगर अगर। ये उस सॉल्ट को रोक के रखते हैं और जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर जाने देते हैं। अब देखो होगा क्या, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। यानी यहां का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एनायन आएंगे, पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, और यहां से पॉजिटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, और धीरे धीरे यहां का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, वहां का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। जैसे यहाँ जिंक आयन और बनेंगे, Cl आयन आएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, वहाँ पोटेशियम आयन जाएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, और इस तरह से सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर यहाँ पर शुरू होगा तो इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉल्ट ब्रिज सिलेक्शन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, कंडीशन फॉर सॉल्ट ब्रिज। कंडीशन फॉर सॉल्ट ब्रिज, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। मैंने पहले ही कहा है, कुछ भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं इन क्लासेस में, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ सकती है ज़रूर, ये MCQs में आता है, अक्सर आता है। तो पहली कंडीशन क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिपिटेट ना दे किसी के साथ। जैसे बाई चांस यहाँ AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते, वो गलत हो जाता, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा वही इस्तेमाल होगा। दूसरा, मोबिलिटी ऑफ आयन मस्ट बी सेम, मोबिलिटी ऑफ आयन शुड बी सेम। जो आयन लिए हैं उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर हो, उनका वजन ऑलमोस्ट बराबर हो और उनकी स्पीड ऑलमोस्ट बराबर हो। ये दो कंडीशन MCQs में क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन आएगा, इस तरह से आपको इन दो ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना है, ये जवाब होगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो इसको भी अलग से तैयार करना, किसी भी चीज को आसान मान के नहीं छोड़ना। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखो क्या होगा। ये सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या हुआ? सॉल्ट ब्रिज लगाने से हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ। तो हम कहेंगे पहला फंक्शन क्या हुआ?
इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि जब ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो सेकंड आप कह सकते हो इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और तीसरा क्या हुआ कि पहले जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ से सॉल्यूशन उठाओ वहाँ डाल दो, वहाँ से सॉल्यूशन उठाओ यहाँ डाल दो, लेकिन जब दो चार्ज लिक्विड मिलते हैं तो उस वजह से वहाँ पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब जब हमने इस यू शेप ट्यूब को लगा दिया तो यहाँ पर सॉल्यूशन की मिक्सिंग नहीं हुई और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं आया। सो डज नॉट अलाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एलजेपी उसको शॉर्ट में कहा जाता है। यहाँ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। इस तरह से हम इस बात को यहाँ पर कहेंगे। तो बहुत ही गौर से इस सारे की सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी लिमिटेशन क्या है वो आपको अंडरस्टैंड कर लिया। फिर आपने इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को समझा। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जिस सेटअप में होता है इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, वोलेटिक सेल कहते हैं। एनोड पे क्या चार्ज है, कैथोड पे क्या चार्ज है, आपने इस बात को यहाँ से अंडरस्टैंड किया, इस बात को आपने समझा। और फिर आपने ये समझा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया। और इस तरह से ये हमारी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। अब न्यूमेरिकल्स में जब ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आएगी तो हमेशा इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाए हुए नहीं दिए जाएंगे। वहाँ एग्जामिनर कोशिश ये करेंगे कि किसी शॉर्ट मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। अब आप उस शॉर्ट मेथड से इस सेल को रिप्रेजेंट करने का सीखना कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायग्राम हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे मेटल ऑफ एनोड। एनोड का जो भी मेटल है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ एनोड का मेटल जिंक है। फिर लिखेंगे मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन। एनोडिक सॉल्यूशन का मेटल आयन यानी कैटायन, ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी मोलैरिटी जो कि जैसे 1 मोलर दी गई है। फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज को बताने के लिए डबल बार का इस्तेमाल करेंगे। डबल बार का मतलब सॉल्ट ब्रिज का एक हिस्सा, सॉल्ट ब्रिज का एक हिस्सा। फिर हम देखो सेल को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तो सेल में से घूम के जा रहे हैं। पहले मेटल ऑफ एनोड, फिर मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, फिर सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में से अगर निकलोगे तो कहां जाओगे, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन किसका है, कैथोड का। तो अगली चीज है मेटल आयन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन। कैथोडिक सॉल्यूशन का मेटल आयन, ब्रैकेट में मोलैरिटी, और फिर लिखोगे मेटल ऑफ कैथोड। इस तरह से आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आगे हमें जो न्यूमेरिकल करने हैं ना वो इनके बिना नहीं होंगे। ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। आपने इसको बहुत गौर से सीखना, मैं कई सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो मेटल ऑफ एनोड, मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, मेटल आयन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, और फिर मेटल ऑफ कैथोड। अब देखो लिखो, मेटल ऑफ एनोड कौन है, जिंक। फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, जिंक सॉलिड। फिर आपने यहां पर बार ऐड की, मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, जिंक आयन। अब आयन को हमेशा एक्वस लिखो क्योंकि वो सॉल्यूशन का पार्ट होता है। मोलैरिटी 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल बार का मतलब सॉल्ट ब्रिज। और आगे देखो मेटल आयन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, कौन है मेटल आयन, कॉपर आयन, जो भी कैटायन होता है, यानी कॉपर आयन एक्वस, आयन हमेशा एक्वस, मोलैरिटी 1 मोलर, और फिर मेटल ऑफ कैथोड जो कि कौन है, कॉपर। इस तरह से हम
इस रिप्रेजेंटेशन से सेल को बता सकते हैं। ये बड़ा डायग्राम इस शॉर्ट नोटेशन में भी बताया जा सकता है, ये आपको सीखना है। तो जो भी एनोड होगा उसका मेटल वगैरह लिया हमने और उसको इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ये भूलेगा नहीं, ये भूलने की चीज़ नहीं है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये आपने भूलना हरगिज नहीं है। एक बार और, अब इस सेल की रिएक्शन बनानी है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। अब आप इसकी रिएक्शन किस तरह से लिखोगे, क्योंकि सेल रिएक्शन नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल में जरूरी होगी। अब रिएक्शन देखो कैसे, रिएक्शन के लिए क्या करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट में पहले क्या लिखो, जिंक सॉलिड, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन। 0 से +2 यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यानी ऑक्सीडेशन। तो इस पार्ट में लेफ्ट टू राइट गए, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन लिख दी। वहां भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्या है, कॉपर +2 एक्वस, और किस में कन्वर्ट हुआ है कॉपर +2, कॉपर सॉलिड में। +2 से कॉपर कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, यानी इतने पार्ट में ऑक्सीडेशन और उतने पार्ट में रिडक्शन। अब ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, यहां तो 2-2 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। बाय चांस वहां 1 इलेक्ट्रॉन होता, यहां 2, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने का गेन। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल कर दिए और इस तरह से जिंक सॉलिड, कॉपर एक्वस, जिंक +2 एक्वस, कॉपर सॉलिड, ये आपके पास सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन हमारे पास यहां पर जनरेट हो जाएगी, बनेगी। आपसे पूछेंगे एन फैक्टर बताओ कितना होगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय पर रिएक्शन। पर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, पर रिएक्शन में 2-2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। एन फैक्टर 2। इस तरह से सेल रिप्रेजेंट करना, रिएक्शन लिखना। एक और एग्जाम्पल आप सॉल्व कर दो। नाउ लेट, अब मैं आपको सेल इस तरह से दे रहा हूं, मैं डायग्राम बनाता हूं, आप रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी रिएक्शन बना के दिखाना। क्या बनेगी, इस डायग्राम में मैं यहां पर ऐसे करता हूं कि ये है आपके पास कॉपर, सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का 1 मोलर, यहाँ है सिल्वर, और सॉल्यूशन है आपके पास AgNO3 का लेट 1 मोलर, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये है एनोड और ये है कैथोड। ये आपको मैंने एक सेल दी, अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है और इसकी रिएक्शन लिखनी है, चाहे मेरे साथ साथ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं उस चीज़ को यहाँ पर ले आता हूँ। इस पॉइंट को, इस चीज़ को याद रखना है कि भाई हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और उसी के हिसाब से लिखना है। अगर आपने कॉपी में नोट नहीं किया है तो मेरे साथ साथ सीख लो, एक ही बात है। सबसे पहले मेटल ऑफ एनोड, यानी कौन है, कॉपर सॉलिड। फिर मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन कौन आया, कॉपर +2 एक्वस, फिजिकल स्टेट जरूरी है। मोलैरिटी 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज। मेटल आयन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन Ag+1 एक्वस 1 मोलर, और ये है Ag सॉलिड। ये इस तरह से हमारे पास बन गई रिएक्शन, सेल आ गई। अब रिएक्शन के लिए मैंने सिखाया लेफ्ट राइट, कॉपर से कॉपर +2 यानी कॉपर सॉलिड गिव्स यू कॉपर +2। अब आप समझ सकते हो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और वो है सिल्वर +1 एक्वस गिव्स यू सिल्वर, और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। दोनों को ऐड करो, लेकिन मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो क्या बनेगी रिएक्शन? कॉपर सॉलिड ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, और फिर बनेगा कॉपर प्लस 2 एक्वस और ट्वाइस Ag सॉलिड। इस तरह से बनेगी हमारी ये रिएक्शन। तो बच्चों, ये हमारे पास आज के इस लेक्चर के अंदर काम करना था। अगले लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यूएशन रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें आपने याद रखी तो आगे आने वाले 2 लेक्चर आपके लिए रहेंगे बहुत आसान। ज़रूरी है आपको ये सारी की सारी चीज़ आनी चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।